नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की सेशन में हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले जितने भी टैट के एग्जाम हैं, ठीक है, चाहे वो टैट जेबीटी होगा, चाहे वो बीएड का होगा, उसमें जो जीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सब सिमिलर रहते हैं, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे आज। चलिए फिर देखिए, हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन है, हुज क्रिएशन इज बीजक। बीजक जो है किसकी रचना है? बीजक जो एक पुस्तक है, एक बुक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? रामदास के द्वारा, सूरदास, तुलसीदास या कबीर के द्वारा? तो देखिए, कबीर दास जो एक पोएट रह चुके हैं भारत के, उनकी किताब है ये। कबीर दास के द्वारा जो है बीजक एक बुक जो है ये वो लिखी जा चुकी है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपने। कबीर दास जो है, इनका जन्म बनारस में हुआ था, राइट। और ये काफी जाने माने पोएट रह चुके हैं भारत के। अच्छा, ये किसके स्टूडेंट थे? तो ये वो बहुत बार पेपर में आता है। तो ये रामानंद जो है उनके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। और भक्ति मूवमेंट से इनका नाम जो है वो रहता है, भक्ति मूवमेंट, ठीक। तुलसीदास, कुछ दिन पहले ही हमने तुलसीदास की कुछ बुक्स पढ़ी थी, जैसे कि तुलसीदास ने जो किताबें लिखी हैं, किताबें इन द सेंस कि रामचरितमानस, उन्होंने रामायण भी लिखी है, हनुमान चालीसा भी लिखी है, राइट। इस तरह से इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं या फिर कृतियां जो लिखी गई हैं इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विद होम डिड अल-बरूनी कम टू इंडिया। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो देखिए, ये तकरीबन बात है 1000 की, ठीक है, 1000 के आसपास की। 1000 से लेकर 1030 तक के आसपास की बात कर लें, या 50 तक की आसपास की बात कर लेते हैं, ठीक। तो मोहम्मद गजनवी जो थे, महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आया था, ठीक है। अल-बरूनी ने तारीखे हिंद एक किताब लिखी थी, तारीख ए हिंद, ठीक। पर लेकिन गजनवी का जो ऑफिशियल एक हिस्टोरियन था, जो आधिकारिक तौर पे इतिहासकार था, उसका नाम था उत्तबी, ठीक है। उत्तबी, उत्तबी पेपर में याद आता है, कई बार आपने याद रखना है, ठीक है। तो तारीखे यमनी इसकी किताब है, उत्तबी की। उत्तबी की कौन सी किताब है? तारीखे यमनी, राइट, तारीखे यमनी, ये किताब उत्तबी ने लिखी है। ये जो गजनवी है इसका ऑफिशियल हिस्टोरियन है ये, ठीक है। और कौन था साथ में? तो एक फिरदौसी भी इसी टाइम में आया था, फिरदौसी। ये तीनों ही गजनवी के समय के राइटर्स हैं। फिरदौसी को पूरब का होमर कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरब का होमर कहा जाता है। किसको? फिरदौसी को पूरब का होमर भी कहा जाता है, ठीक है। 1030 में फिर गजनवी की डेथ हो गई थी। 1001 से लेकर 1027 तक उसने भारत में 17 बार जो है अटैक किए हुए थे, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत में एक राष्ट्रपति ऐसे भी हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं, मतलब उनके ऑपोजिशन में कोई था ही नहीं, उनको सीधे वोट जो है वो मिल गए थे। तो वो कौन थे? वो है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, इनको याद रखना आपने, नीलम संजीव रेड्डी। 1977 में ये राष्ट्रपति बने थे, कोई था नहीं, तो इन्हीं को ही सबके वोट गए। और ये सबसे यंगेस्ट भी हैं, भारत के सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति भी हैं। देखो, आपको ये प्रथम वगैरह क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 1950 में बनाए गए थे। सबसे लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का ही था, 50 से लेकर 62 तक जो थे उनका कार्यकाल 12 सालों का रहा है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ना। सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का ही था, सबसे छोटा कार्यकाल, ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, ठीक है, डेथ भी होगी थी इनकी। देखिए
ये 1967 में राष्ट्रपति बने और 1969 में इनकी डेथ हो जाती है, कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। अब प्रेसिडेंट ऑफिस में नहीं है, कौन आएगा? वाइस प्रेसिडेंट आएगा। ठीक है, तो उसमें वी गिरी जो थे वो राष्ट्रपति बने। वी गिरी को भी कुछ समय के लिए जाना पड़ा था, जिस वजह से अच्छा, वी गिरी भारत के क्या हैं? पहले फर्स्ट एक्टिव प्रेसिडेंट, कार्यकारी या फिर कार्यवाहक भी बोलते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहा जाएगा। जब वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है ऑफिस में, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो वो थे HM हिदायतुल्लाह जस्टिस, चीफ जस्टिस थे ये भारत पहले चीफ जस्टिस जो भारत के प्रथम कार्यकारी राष्ट्रपति बने। अगेन क्वेश्चन ये वाला, ठीक है, राष्ट्रपति पद में ना हो तो वाइस प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट भी पोस्ट में ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट काम करता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम पे करता है। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा कार्यकाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, तो ये भी आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? प्रथम महिला कौन? तो महिला कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो पहली महिला राष्ट्रपति थी। क्लियर? तो ये वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। चलिए इसको मैप के थ्रू देखते हैं। ये मान लीजिए भारत का मैप है हमारे पास, यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस के बारे में देखेंगे। ठीक, अगर हम हिमालय की पर्वत श्रृंखला की बात करें, सबसे पहले अगर हम हिमालय पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय आते हैं यहां से आगे तक, ठीक है ना, ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय और शिवालिक रेंज, ये तीन तो हो गई हैं। इसके अलावा यहां पे काराकोरम, लद्दाख और जास्कर भी हैं, इनको बोलेंगे हम ट्रांस हिमालय। ठीक है, हिमालय के बनने से पहले कौन थे? ट्रांस हिमालय थे, राइट। अब ट्रांस हिमालय पहले की हैं, इसमें कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ग्रेटर हिमालय, मिड हिमालय, लेसर हिमालय भी बोलते हैं इसको, और शिवालिक रेंज। उसके बाद यहां दिल्ली से चलती है इस तरफ को, इसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है भारत की, सबसे ओल्डेस्ट, भारत की नहीं वर्ल्ड में भी सबसे पुरानी आती है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी है यहां पे बिल्कुल माउंट आबू के पास, इसका नाम है गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर। उसके बाद हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश को यहां से काटने वाली कौन सी पर्वत श्रृंखला आ गई भाई? तो ये आ गई हमारी विंध्याचल, विंध्याचल माउंटेन रेंज। इसके नीचे यहां पे आ गई सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अब सतपुड़ा का भी पेपर में क्वेश्चन आता है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, धूपगढ़ इंपॉर्टेंट हो गई है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मेन। अच्छा, राजमहल की पहाड़ियां कहां हैं भाई? तो यहां पर आती हैं योगी पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड में, राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में। मेघालय राज्य है, यहां पे गारो, खासी, जयंतिया, तीन पहाड़ियां वेरी इंपॉर्टेंट हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक, तो इस तरह से भारत के यहां पे कुछ आपको पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं देखने को मिलती हैं। मेन अगर मैं जल्दी से अगर कुछ बता पाऊं तो चलिए जी अगला देखिए। अब हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं, तो यहां पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आती है पश्चिमी घाट और टुकड़ों में आती है पूर्वी घाट, और यहां पर एक दूसरे से टकरा जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, ये यहां से लेकर नीचे तक जाते हैं, बिल्कुल साउथ तक। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? तो सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी,
अनाई मूडी। ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, राइट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी वो आंध्र प्रदेश में पड़ेगी, जिसको हम जिंदगढ़ बोलते हैं, या फिर अरोया कोंडा, अरोया कोंडा, अरमा कोंडा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये वाला हो गया। अब ये दोनों जहां आपस में टकराती हैं, कौन, पश्चिमी घाट जहां टकराई, पूर्वी घाट जहां टकराई, इसको बोलते हैं हम नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अब वो पड़ती कहां है, तमिलनाडु में, इसका नाम है डोडा बेटा। ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। फर्स्ट कौन है भाई, अनाईमुडी है ना। इस तरह से आपको जो है मेन जो है पहाड़ियां भारत में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है भाई, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। वर्ल्ड की बात करें तो एंडीज माउंटेन रेंज दुनिया की सबसे लंबी भी है, सबसे ओल्डेस्ट भी है। अच्छा, विच कंट्री विल होस्ट द 16th ब्रिक समिट। तो देखो 2024 का ये टैट है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि 16वां ब्रिक समिट कहां हुआ था, ठीक है ना। तो हम अगर 15वें की बात करें, सबसे पहले तो 15th 2023 में हुआ था। ये कहां हुआ था, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। 16वां 2024 में हुआ, ये हुआ है रशिया में। अब 17th 2025 का करंट अफेयर आ गया। अब ये कहां हो रहा है, रियो डे जनेरियो ब्राजील में, ठीक है। करंट अफेयर की साथ साथ में बात हो रही है। 17th ब्रिक समिट जो इस साल होगी अभी, वो कहां होगी, ब्राजील में, रियो में, 2025 में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान दे देना है। 15, 16, 17, एक पिछला भी कर लीजिए याद, अगला भी कर लीजिए याद। तो यहां पे पूछा गया है कहां हुआ था ये, तो ये हुआ था रशिया के अंदर, ठीक है ना। ब्रिक्स 16th वाला 2024 का रशिया के अंदर। ये ब्रिक्स है क्या, कब बना था ये, तो देखिए ब्रिक की स्थापना हुई, सबसे पहले ब्रिक की स्थापना हुई है 2006 में। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है ना। साउथ अफ्रीका इसमें कब जुड़ा, ब्रिक्स कब बना, ये तो 2009 में। तो ये मेन याद रखना आपने, ब्रिक्स का क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स कब बना, 2009 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। अच्छा, 2024 वाले में जो हुआ है, 2024 वाले में एक खास बात हुई है कि उसमें नए देशों को इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो अब ब्रिक्स में कौन है, पहले कौन था ब्रिक्स में, देखो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2024 में पहली बार वो बाकी देश भी आए थे। कौन कौन से, इजिप्ट हो गया, यूएई हो गया, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा इथियोपिया हो गया, ईरान ये भी हो गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली कौन जुड़ा है 2025 में, तो भाई इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भी इसका सदस्य बन चुका है। तो ये ध्यान देना है। अब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और आपका यूएई, इंडोनेशिया, ये सब इसके मेंबर बन चुके हैं। 2025 में कहां मिलेंगे, जब सभी ये मिलेंगे ब्राजील के अंदर, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास, बैंक रेट इज द रेट, बैंक दर किसको बोलते हैं, तो बैंक रेट इज द रेट एट विच अ बैंक लेंड मनी टू डिपॉजिटर्स, जी नहीं। द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड टू कमर्शियल बैंक, बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये बैंक रेट वो दर होता है जिसमें आरबीआई जो सबसे बड़ा बैंक है वो दूसरे बैंकों को लोन देता है। जिस रेट में, मान लीजिए आरबीआई ने एसबीआई को क्या दिया, लोन दिया, अब बदले में एसबीआई क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं, ठीक है। बैंक रेट पर ये कौन सा वाला है, लॉन्ग टर्म, लंबे समय का, मतलब 1 साल से ऊपर का। जो 1 साल से छोटे का होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम
रेपो रेट बोलते हैं। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि रेपो रेट कौन सा रेट होता है। तो ये वो रेट है जिसमें आरबीआई चार्ज करती है लोन के बदले में कमर्शियल बैंक को। बदले में क्या लेगी, एक इंटरेस्ट लेती है जिसको हम या तो जो छोटा होगा 1 साल से कम का उसको रेपो रेट बोलते हैं, जो बड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैंक रेट बोलेंगे। ठीक है। इसी तरह से पेपर में आता है CRR, कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। अब ये कौन सा रेशो होता है भाई, तो कैश रिजर्व रेशो के अकॉर्डिंग आरबीआई कहता है हर एक बैंक को कि उसको अपने टोटल पैसे का कुछ प्रतिशत मेरे पास, मतलब आरबीआई मतलब मेरे पास जो है रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं हम CRR। ये कैश के फॉर्म में होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किसमें, पर यूजुअली कैश रिजर्व रेशो मतलब कैश के फॉर्म में होगा। ठीक है, हर बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है। एक आता है हमारे पास SLR, CRR की तरह ये स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसमें आरबीआई क्या कहता है, हर बैंक को, अब आरबीआई कहता है कि हर एक बैंक को अपने टोटल पैसे का कुछ प्रतिशत हिस्सा अलग से अपने पास रखना है, मेरे पास नहीं। मेरे पास जो रखोगे वो है CRR, ये पैसा आपने अपने पास रखना है, रिजर्व इसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये वाला भी पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, अब एक रेपो रेट हमने पढ़ा था, तो रिवर्स रेपो रेट कौन सा होता है, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट का रिवर्स। तो देखो आरबीआई, एसबीआई और ये हो गया पब्लिक। मान लो कि आरबीआई ने लोन दिया एसबीआई को, एसबीआई ने बदले में इंटरेस्ट दिया, ये तो हो गया हमारा रेपो रेट या फिर बैंक रेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। अब मान लीजिए कि एसबीआई के पास ज्यादा पैसे हैं, तो या तो वो पब्लिक को लोन देगा या फिर वो अपना एक सेविंग अकाउंट खोलेगा, किसके पास, आरबीआई के पास। चलो एसबीआई ने आरबीआई में एक सेविंग अकाउंट खोल दिया। अब सेविंग अकाउंट खोलने के बदले में आरबीआई उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। उसी को ही हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, ये उस डिपॉजिट में जो बैंक ने डिपॉजिट किया होगा कहां पे, आरबीआई के पास एज ए सेविंग के उसमें, तो उसके बदले में आरबीआई उसको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, वो होता है रिवर्स रेपो रेट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर इज कॉल्ड सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लड। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोसी को बोलते हैं भाई। कोसी गंगा की सहायक नदी है। कोसी, अरुण, सुन कोसी, तैमूर, ये सारी नदियां जो हैं कोसी में आके गिरती हैं, जिसके बाद वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और ये हर साल अपना रास्ता बदलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where will the 19th summit of G20 country be held in 2024? अगेन ये 2024 की बात हो रही है। G20 क्या है भाई, ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। इसमें इंडिया है, चाइना है, मतलब मेजर कंट्री हैं सारी की सारी, और साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी है अलग से जिसको हम यूरोपियन यूनियन बोलते हैं, वो भी इसके अंदर है। यूएसए, अर्जेंटीना, चाइना, जापान सब हैं इसके अंदर। बाकी ईयू भी है, तो ईयू में खुद 32 मेंबर हैं, ये 29 मेंबर आई थिंक 28 हैं, तो इतने मेंबर तो इसके अंदर भी हैं। ठीक है, तो सभी G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो है ये बनाया गया था 1999 में। ठीक है, तो इसकी बैठक 2024 वाली जो है वो कब हुई थी, ठीक है, कहां हुई थी, 2024 वाली। ठीक, तो ये हुई थी ब्राजील में, रियो डे जनेरियो, ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में। अब इसी साल 2025 में इस मीटिंग ने होना है, कहां, ये नवंबर दिसंबर में होगी, साउथ अफ्रीका में करवाया जाएगी। ठीक है, साउथ अफ्रीका में G20 2025 में। करंट अफेयर लो जी आ गया आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपने। ठीक, अच्छा, ये 20वीं वाली है, 20th है ये, जो होगी अभी 19th हो गई कहां पे, ब्राजील में। 18th कहां थी, वो भी ब्राजील के अंदर ही थी, मतलब 2023 वाली भी ब्राजील में ही हुई थी। 25 की अब साउथ अफ्रीका में है, ये आपने याद रखना। अगला क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
आईसीसी, ठीक है, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, जो कि 1945 में बनाया गया था। हेग में इसका हेडक्वार्टर है, नीदरलैंड में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इस कितने सालों के लिए होते हैं ये? 9 सालों के लिए। मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ था, 9 सालों का इनका कार्यकाल रहता है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली साइक्लोन रेमेल वाज इन द न्यूज, हु नेम्ड द साइक्लोन रेमेल? देखो क्या है, रेमेल आया कहां पे? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया, बांग्लादेश में आया ये साइक्लोन, और पश्चिम बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में आया। तो यहां पे तो भारत ने नहीं दिया ये, ठीक है, ये यमन ने भी नहीं दिया है, ओमान ने ये दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि ओमान जो कहां जाके है, वो क्यों भारत के इसमें नाम जो है अपने चक्रवातों के नाम दे रहा है? तो देखिए, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो मौसम संबंधी जानकारियां देता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, हिंद महासागर में ये सारा क्या है आपका, हिंद महासागर का क्षेत्र है, ठीक है, ये सारा का सारा। तो यहां पे हिंद महासागर में जो भी चक्रवात आते हैं, स्पेशली कौन से वाले, उत्तरी हिंद महासागर में, ऊपर वाले में, तो यहां पे 13 कंट्रीज को ये नाम रखने का हक दिया गया है, कि 13 कंट्रियां हैं जो ये नाम जो है इंडियन ओशन में आने वाले चक्रवातों का देती है, ठीक है। कौन कौन सी है भी? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार को भी है, थाईलैंड को भी दिया गया है, ठीक है, आपका ओमान, यमन को भी दिया गया है, ठीक, यूएई भी देता है, ईरान भी देता है, ये सभी कंट्रियां जो हैं ये क्या करती हैं, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, ये इन सभी को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो यहां पे कहीं पे भी आए हुए, और ये बारी बारी चलता है एक्चुअल में। जैसे कि अभी ओमान ने दिया, फिर यमन देगा, यूएई देगा, ईरान देगा, या फिर इस तरह से जो है ये चलता रहता है, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, When was the Women Reservation Bill and Nari Shakti Vandan Act passed in the Lok Sabha? Very important question. क्यों? क्योंकि 106 संविधान संशोधन की बात हो रही है, ठीक है, संविधान संशोधन की बात हो रही है, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 2023 में हुआ है, ठीक है, 2023 में ये देखने को मिलेगा आपको, ठीक। तो ये कब हुआ? ये हुआ 20 सितंबर 2023 को, लोकसभा से ये पारित हो गया है, पास्ड इन द लोकसभा। क्वेश्चन यही है, हालांकि 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने इसमें साइन कर दिए, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी ने इसमें साइन कर दिए। अब ये क्या बात है, ये विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, ये वो वाले टॉपिक है इसके अंदर कि कितनी सीट्स जो है विमेन्स के लिए होनी चाहिए संसद के अंदर। तो अभी तक भारत में टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं? 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपने ध्यान रखना है। बिल जो पूछे जाते हैं अमेंडमेंट के वो अलग होते हैं, तो कई बार आपने नेट पे भी देखा होगा, तो 116 वो बिल हैं गाइस, ये एक्ट हैं, ठीक है, बिल हैं 116। अभी तक संविधान के एक्ट जो पास हो चुके हैं वो है 106, जो लास्ट हुआ था 2023 में हुआ था, वो ध्यान रखना है आपने। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? राइडर जो कप है वो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये है गोल्फ से, ठीक, गोल्फ से संबंधित है आपका राइडर कप। अच्छा, दिलीप ट्रॉफी किससे है? क्रिकेट से है। क्रिकेट के क्वेश्चन आते हैं, दुलीप है इसका नाम, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। फिर रणजी ट्रॉफी, ठीक है, रणजी ट्रॉफी भी आपका क्रिकेट से संबंधित है, यह भी ध्यान रखना है। ईरानी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, फिर नेहरू कप, यह भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, नेहरू कप किससे है, ठीक है, तो ये हो गया क्रिकेट वाला। गाइस देखिए, फुटबॉल जैसे कि रोवर्स कप, रोवर्स कप फुटबॉल, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, ये भी फुटबॉल से ही है। फेडरल का फेडरेशन या फिर क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल फीफा वर्ल्ड कप जो है वो भी आपको पता है ये फुटबॉल से संबंधित है। बीसी रॉय ट्रॉफी, वेरी इंपॉर्टेंट, बीसी रॉय
ट्रॉफी, ये भी फुटबॉल से संबंधित है, राइट। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपको पेपर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से है ना, तो ये देख लेना जरा एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिसीजन ऑफ विच सुप्रीम कोर्ट केस गेव राइज टू द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले के निर्णय ने संविधान के मूल ढांचे को बदलने में मतलब योगदान दिया था। तो ये सभी ने पढ़ा है कि 1973 में केशवानंद भारती केस जो हुआ था, उसकी वजह से 42 संविधान संशोधन अमेंडमेंट 1976 में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम चेंजेस देखने को जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। इक्वेटर, कौन सी नदी जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है, ठीक है। तो इसमें भी हम यहां पे देख लेंगे, इसके थ्रू देखिए, मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं। यहां पे हम भारत में यहां पर 2-3 नदियों के बारे में, या फिर वर्ल्ड में 2-3 नदियों के बारे में यहां पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास 2 लाइंस हैं, एक तो है कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है, ठीक, अफ्रीका से, यहां से एक इक्वेटर, ठीक है, और दूसरी है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मकर, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इस तरह से 2 लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं हमारे पास, 3 रेखाएं हैं। जो ये रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा को 2 नदी कौन सी काटती है भाई इस तरह से, तो ये है माही नदी, ठीक है। माही नदी कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटती है। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब यहां पे एक कांगो नदी है, कांगो नदी जिसको जायरे नदी भी बोलते हैं हम, ये भी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो रिवर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और एक नदी है इस तरह से जो कि मकर रेखा को काटती है, अगेन कांगो, यहां पे कांगो में काटेगी, ये साउथ अफ्रीका में काटती है। इसका नाम है लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी मकर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है, ठीक। तो कर्क रेखा को काटने वाली है माही नदी भारत में, भूमध्य रेखा को काटने वाली है कांगो नदी कांगो कंट्री के अंदर, और लिम्पोपो काटती है मकर रेखा को साउथ अफ्रीका के अंदर, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है, ये रिपीटेडली बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है। चलो भाई नेक्स्ट हम बात करते कौन सी है, तो कांगो नदी याद रखना है आपने, और केशवानंद भारती केस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 बिग कमर्शियल बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए बैंक जो आए थे हमारे पास, मतलब 1934 में आरबीआई एक्ट बना, जिसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। उसका नेशनलाइजेशन हुआ 1949 में। 1949 में उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। भारत का पहला बैंक था 1774 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1774 में खोला गया था वो, राइट, इतना पुराना है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंसी, प्रांतीय बैंक आए थे, प्रेसिडेंसी बैंक, ठीक है। 1806 में कलकत्ता बैंक, 1840 में बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में मद्रास, ठीक है। ये बैंक आए थे ये तीनों। अब इन तीनों को 1911 में इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। ये भी हिमाचल के बहुत सारे पेपरों में आता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1911 में। उसी के बाद 1955 में इसी का ही नाम बदल के एसबीआई रख दिया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अल्टीमेटली कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास को मिलाकर बनाया गया था, ठीक है। और 1911 में उसको इंपीरियल बैंक बनाया, ठीक। फिर उसके बाद 1955 में इसको पार्शियल नेशनलाइज करके, पार्शियल पूरा नहीं है, एसबीआई जो है वो बनाया गया था, ठीक है। ये तो थी बैंकों की। उसके बाद जब पहला आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में, तो इस तरह से हमारे पास जो आगे के बैंक आएंगे, तो पहली बार 14 को कब किया भाई?
तो 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया और उसके बाद 1980 में आपका 6 बैंकों को जो है और नेशनलाइज किए गए थे, ठीक है। और ये दोनों ही आई थिंक इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में हुए हैं, 69 भी और 80 भी, हाँ बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में किसी एक दिन को फुटबॉल डे मनाया, किसको, तो 25 मई को फुटबॉल डे मनाया जाता है। ध्यान रखना आपने, फुटबॉल डे मनाने के लिए अब इन्होंने क्या कर दिया है, 25 मई को चुना है, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, who was victorious from Lahaul Spiti Assembly constituency in the recent election concluded Himachal Pradesh Assembly by election, ठीक है ना। बाय इलेक्शन मतलब उपचुनाव, जो उपचुनाव करने पड़े थे अभी कांग्रेस को हाल ही में, 2024 की बात है ये। तो लाहौल स्पीति से कौन आए थे, तो अनुराधा सिंह जो थी वो जीतकर आई थी, ठीक है ना, अनुराधा सिंह, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिल्ट द फेमस पंचवत्र मंदिर। देखिए पंचवत्र मंदिर है, सिद्ध भद्रा मंदिर है, सिद्ध काली है, सिद्ध गणपति है, ये सारे के सारे जो मंदिर है मंडी के, ये सिद्ध सेन ने बनाए हैं, क्योंकि इनके नाम के आगे सिद्ध नाम भी लगता है, ठीक है। चाहे बटुक भैरव है, सिद्ध भद्रा है, सिद्ध काली है, सिद्ध गणपति है ना, और पंचवक्त मंदिर ये सिद्ध सेन ने बनाए हुए हैं, ठीक है। पराशर मंदिर भी आपको पता ही है, ये बाणसेन ने बनाया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक सिचुएटेड या लोकेटेड। नाको झील कहां है, तो गाइज नाको झील जो है किन्नौर में मिलेगी। नाको नाम की सुरंग कहां है, ऐसे याद कर लीजिए, तो नाको सौरंग क्या बस यही है, नहीं और भी हैं, कौन कौन सी, कारा झील है, थिडोग के पास वहां पे क्या बोलते हैं उसको, कशांग झील है। अब बोलेंगे ये पहले तो हमने कभी बुक्स में पढ़े नहीं, देखिए कशांग झील जो एक ग्लेशियर पिघलने के कारण एक झील बन गई है, तो ये नई नई बनी हुई झीलें हैं, ठीक है। फिर आपका यूलाकंडा या यूलाकंडी भी बोलते हैं, यूलाकंडी झील जो है कहाँ है, ये भी आपको किन्नौर में ही देखने को मिलेगी। सौरंग, कशांग, नाको है ना, कारा झील हो गया, यूलाकंडी झील हो गया, और एक थेमचो झील भी है जो कि कहां मिलेगी, किन्नौर के अंदर मिलेगी, ठीक है। लाहौल स्पीति में आपको पता ही है, सूरज ताल है, चंद्र ताल है, दीपक ताल है, ढंखर है, यूनामसो है, और लॉर्ड विष्णु झील है, ठीक है। लॉर्ड विष्णु भी नहीं देखने को मिलती है अब यहाँ पे। कांगड़ा में हमारे पास डल झील है, पोंग झील है, और करेरी झील है, राइट। ढनासर झील भी आपको कांगड़ा में ही देखने को मिलेगी, वो ट्राई जंक्शन पॉइंट में कांगड़ा, कुल्लू और मंडी के वहां पे पड़ती है ये, ठीक है। शिमला में तानू जुबल है, खराली है, चंद्रनाहन झील है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इस तरह से झीलें आपको देखनी है। अच्छा नेक्स्ट बुक है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑथर ऑफ द बुक तारीखे रियासत सिरमौर किसने लिखी है। तारीखे रियासत सिरमौर जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो रंजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट, फोर्थ क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आती है, कुंवर रंजौर सिंह, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी लिखी है, तारीखे रियासत, ठीक है। कांगड़ा पेंटिंग MS रंधावा के द्वारा, पॉलिएंड्रीज इन हिमालय आपको पता ही है, YS परमार की बुक है। चलिए जी, व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 82.80 जो है ये टोटल लिटरेसी रेट है। मेल इसमें से कौन सा है भाई, तो 89.5% ये है मेल का, ठीक है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं इसमें से कितना है, तो 75.9% जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट है, ठीक। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां मिलेगा आपको, तो सबसे ज्यादा जो है वो भी 89.01% हमीरपुर में मिलेगा, हमीरपुर में, मेल भी और फीमेल भी, क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपने। सबसे कम कहां का है, तो भाई सबसे कम है 73.19% जो कि चंबा का है, चंबा में लिटरेसी रेट सबसे कम है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। विच टीम वॉन 2024 IPL ट्रॉफी। 2024 की बात हो रही है, तो भाई कलकत्ता नाइट राइडर जीते थे,
ठीक है। और 2025 इस साल कौन जीती है अभी अभी, तो रॉयल चैलेंजर, ठीक है, रॉयल चैलेंजर जो है आरसीबी बेंगलोर है ना, आरसीबी बोलते हैं इसको, वो जीती है 2025 की ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा जो कि 1952 में बन गई थी, तो पहले कौन थे, जयवंत राम थे। सबसे पहले कौन स्पीकर बने, जयवंत राम बने थे। अच्छा, डेप्यूटी स्पीकर कौन थे, उपाध्यक्ष कौन बना था भाई, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पहला तो था कृष्ण चंद्रा, कृष्ण चंद्रा जो थे वो पहले डेप्यूटी स्पीकर जिसको हम बोलेंगे। क्लियर, तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड टू एलिजिबल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 ईयर्स अंडर द चीफ मिनिस्टर सुख आश्रय योजना बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए एक बात क्या है, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, ये आश्रय योजना, जिसमें अनाथ बच्चों को या फिर वो बच्चे जिनको छोड़ दिया गया था, तो उनको घर बनाने के लिए मतलब आवास बनाने के लिए कुछ हेल्प दी गई थी, जिसमें इनको मंथली कुछ पैसे मिलने थे। ठीक है, तो 0 से 14 साल के बच्चों को तो मिलेगा 1000 रुपए। ठीक है, तो कितना, 1000 रुपए 0 से 14 को। ठीक, 14 से 18 के बच्चों को मिलेगा 2500 रुपए। ठीक है, 14 से जो 18 के बीच में हैं उनको 2500 रुपए, और जो 18 से 27 साल के हैं, 27 तक के हैं, उनको 4000 रुपए मिलेंगे। वो अनाथ होते हैं या फिर अबेंडेंड होते हैं बाय द पेरेंट्स, तो उनको इस तरह से ये पैसे दिए जाते हैं। तो अगले एग्जाम में मे भी आपको 14 से 18 वाला पूछ लिया जाए या 18 से 27 वाला पूछ लिया जाए। क्लियर, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Who is the current कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है भाई। इसको देखो हम कैग बोलते हैं, और इसको गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। संविधान का गार्डियन भी इसको बोलते हैं, साथ ही में इसको पब्लिक पर्स का गार्डियन भी बोलते हैं। मैंने आपको बोला था, ठीक है, ये आर्टिकल 148 में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, दिक्कत क्या है अभी कि 2024 में थे गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना। अब ये दिक्कत कैसे हो गई, दिक्कत ये है कि अब ये चेंज हो चुके हैं, अब के संजय मूर्ति हैं, ये हिमाचल प्रदेश की ही हैं, मूर्ति हिमाचल प्रदेश के आईएएस ही हैं, आईएएस ऑफिसर को ही बनाया जाता है, और ये 15th नंबर के नए कैग बने हैं। ठीक है, कैग का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल, 6 इयर्स, या फिर 65 ऑफ एज। या तो वो 65 का एज का हो जाए तो रिटायर हो जाएगा, या फिर पूरे 6 साल का वो काम करेगा। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड होता है, टेन्योर होता है इसका, तो ध्यान रखना है। अच्छा, पहले कंट्रोलर जनरल कौन थे, तो वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। स्वतंत्र भारत की कह रहा हूं मैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स भी थे वैसे, पर इंडिया के पहले हम जो कैग बोलेंगे वो वी नरहरि राव थे। कैग की पोस्ट हमने ब्रिटेन से कॉपी की हुई है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस समय कौन थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब ये नए बन चुके हैं, करंट अफेयर की बात अगेन, तो के संजय मूर्ति जो हैं वो मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द करंट राज्यसभा मेंबर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा में हिमाचल से कौन से अभी प्रेजेंट समय में एक मेंबर सदस्य हैं। ठीक, क्लियर, तो ये क्वेश्चन देखिए, आपको पता होना चाहिए कितनी सीटें हैं और कितना क्या है, राइट। तो अभी प्रेजेंट समय में कौन है, तो हर्ष महाजन है। ठीक है, हर्ष महाजन 5th नंबर पे, सॉरी बी ऑप्शन वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज कुंजुम दर्रा, दर्शा दर्रा है ये, कुंजुम दर्रा कहां पर है, तो भाई कुंजुम तो स्पीति वैली में है, लाहौल और स्पीति को जोड़ता है कुंजुम दर्रा। ठीक, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ कनाडा इज, तो इसकी है ओटावा, ओटावा इज द कैपिटल। ठीक है, ओंटारियो शहर है, टोरंटो भी शहर है, और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ठीक, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे गाइस, बाकी फिर नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।